उन्होंने बोला अच्छा जय श्री राम के नारे लगाने के लिए। हमारे घर में वही गार्जियन थे मेरे, हम अभी मैं स्टूडेंट हूँ, सब अभी स्टूडेंट है, हमारे घर में इनकम सोर्स का अब जरिया नहीं है, हम परेशान हैं बुरी तरह। तो उन्होंने इसे उस छीना झपटी का वो बनाया है केस, मॉब लिंचिंग नहीं लिखी है, लेकिन एक क्लियर मॉब लिंचिंग का है। कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगी, इतने से उम्र में हम बीमार पड़ गए, इतने से उम्र में हम बीमार पड़ गए। अब फिर वहाँ से फिर हम पता चला कि उनको तो सब में मार दिया जान से। मॉब लिंचिंग का मामला है, यूपी सरकार इस पे जो करेगी। योगी आदित्यनाथ हमारे बहुत स्टड बनते हैं, तो स्टड बनते तो जितने भी थे उनका एनकाउंटर होना। मॉमटन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं है, हमें भी अधिकार है जीने का। तो हमें योगी सरकार जो यूपी में है, यूपी पुलिस। कहो जय श्री राम। एनसीआर में मुस्लिम मैन के हत्यारे ने कहा, लेकिन पुलिस ने डिनाई किया कि ये मर्डर हेट क्राइम थी। रविवार को मोहम्मद साबिर को उनके पिता आफ्ताब आलम का फ़ोन आया, जिन्होंने अजीब तरह के एक शब्द नहीं कहा। अगले 40 मिनट तक उसने उन घटनाओं को सुना जो उसके पिता की मृत्यु तक ले जाती थी। रविवार को लगभग आधी रात को 20 साल के मोहम्मद साबिर को पुलिस ने बताया कि उन्हें अपने पिता आफ्ताब आलम का निर्जीव शरीर अपने ही कार के किनारे से मिला था। साबिर ये सुनकर पूरी तरह से हैरान नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसके पिता के साथ कुछ गलत होने वाला है। कुछ घंटे पहले उसने महसूस किया था कि कुछ गलत था जब उसे अपने पिता से एक असामान्य कॉल मिली, जिसने फ़ोन उठाने के बाद एक शब्द भी नहीं कहा। साबिर ने फ़ोन के दूसरे सिरे पर शराबी पुरुषों का सुना, जो उसके पिता से पूछ रहा था कि क्या वो पीना चाहते हैं। आलम ने कहा नहीं, ये साबिर ने बताया। साबिर के बयान के अनुसार आफ्ताब आलम को उन लोगों ने उनका नाम पूछा। तब तक साबिर जान चुके थे कि उनके पिता के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। साबिर ने अपना कॉल रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। न्यूज़ एजेंसी द वायर के पास उपलब्ध कॉल की ऑडियो फाइल में 8:40 मिनट पर पुरुषों में से एक को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जय श्री राम बोल बोल जय श्री राम। साबिर ने उसके बाद कोई बातचीत नहीं सुनी, लेकिन 11 मिनट बाद 19:41 मिनट के निशान पर पुरुषों में से एक को ये कहते हुए सुना जा सकता है सांस रुक गया, यानी आफ्ताब आलम मर चुके थे। साबिर कहते हैं कि मेरे पिता कल दोपहर 3 बजे बुलंदशहर में अपने एक पुराने ग्राहक को छोड़ने गए थे। उन्होंने शाम करीब 7 बजे ड्रॉप किया और घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मुझे अपना फास्टैग रिचार्ज कराना है। मैंने ऐसा लगभग 7:30 बजे किया और फिर थोड़ी देर बाद मुझे फिर से फ़ोन आया। मुझे लगता है कि ये एक टोल बूथ के पास थे। उसे शायद होश आ गया था कि उसके पास आए कुछ लोग सही तरह के लोग नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मोबाइल फ़ोन उनके जेब में डाल दिए। साबिर ने अगले 40 मिनट के लिए कॉल रिकॉर्ड किया, जब तक कि उनके पिता का फ़ोन स्पष्ट रूप से बंद नहीं हो गया। वो तुरंत पुलिस स्टेशन मयूर विहार फेज़ 1 में गया और मदद की मांग की। साबिर ने कहा, जब मैंने उन्हें मामले के बारे में बताया तो उपनिरीक्षक संजय सर ने मेरी मदद की। उन्होंने तुरंत मेरे पिता के मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करना शुरू कर दिया और सिम कार्ड के अंतिम स्थान पर पहुंच गए। ये आखिरी लोकेशन बादलपुर पुलिस स्टेशन के पास थी, जहां पुलिस को आफ्ताब आलम का कटा हुआ निर्जीव शरीर मिला। उन्हें नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। साबिर अपने पिता की दृष्टि को याद करते हुए टूट गया। उनकी जीभ का क्षेत्र बुरी तरह से फटा हुआ था, कानों से खून बह रहा था, उनके चेहरे पर एक बड़ा कट था। ये स्पष्ट रूप से भीड़ के लिंचिंग का मामला है। साबिर ने कहा था कि ये मॉब लिंचिंग है, लेकिन मॉब लिंचिंग वर्ड का इस्तेमाल करना भारत में अपराधों का प्रतीक है। लेकिन पुलिस ने सिर्फ लूट का मामला दर्ज किया। साबिर ने कहा, हम मुस्लिम हैं, लेकिन हमें जीने का अधिकार भी है। हालांकि बादलपुर पुलिस स्टेशन हाउस ऑफिसर ने इस बात से इनकार किया कि
ये डकैत लिंचिंग या घृणा अपराध का मामला था और कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है। उसी रात को दर्ज की गई एफआईआर में अज्ञात हमलावरों पर धारा 394 स्वेच्छा से लूट करने में चोट पहुंचाना, 302 हत्या की सज़ा और 201 अपराध के सबूतों को गायब करना या स्क्रीन अपराधी को गलत जानकारी देने के तहत आरोप लगाया गया था। ये स्पष्ट नहीं है कि आलम अपराधियों के बीच कैसे आया या वे कौन थे और कितने थे। आफ्ताब आलम त्रिलोकपुरी के रहने वाले थे। नोएडा में 1996 से एक ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। ड्राइविंग उनकी मुख्य आजीविका थी। उनकी एक पत्नी, उनके 3 बेटे, बीमार माता पिता और 2 भाई बहन थे जो सभी उन पर और साबिर पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। तालाबंदी के दौरान अपने परिवार ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टिंग और कोरोना वायरस फैलने के डर से आलम ने बाहर कदम नहीं रखा था। हालांकि एक पारिवारिक मित्र और पुराने ग्राहक उन्हें ये पूछने के लिए फ़ोन किए थे कि वो उन्हें गुड़गांव से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में छोड़ सकते हैं या नहीं, तो वो मना नहीं कर सके। लॉकडाउन के दौरान कोई पैसा नहीं कमाया और सिरों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया। आलम ने सोचा कि ये यात्रा अच्छा विचार होगा। आलम के छोटे बेटे 19 साल के मोहम्मद शाहिद और 17 साल के मोहम्मद शादिक साबिर के साथ अच्छे छात्र हैं जिन्होंने अपने बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल किए थे। साबिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली विश्वविद्यालय में बीकॉम 3रा वर्ष का छात्र है। शाहिद और साजिद ने मयूर विहार का अहलाकन पब्लिक स्कूल में अध्ययन किया और उन्होंने अपनी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में 76% और 92% अंक प्राप्त किए। आलम के पिता 65 वर्षीय मोहम्मद ताहिर ने कहा, क्या ये डकैती का मामला था? अगर डकैती का मामला था तो वो कार क्यों नहीं ले गए? उन्होंने कार चोरी की और उसके शव को सड़क पर फेंक दिया। ये स्पष्ट से भीड़ के लिंचिंग का मामला है। उन्होंने केवल मोबाइल फ़ोन लिया। शाहिद अपने नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा है और कहा कि उसके पिता का एकमात्र लक्ष्य ये था कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। कब तक, आखिर कब तक भारत में मुसलमान पर जुल्म होता रहेगा? मॉब लिंचिंग के नाम पर जय श्री राम ना बोलने पर मुसलमान को जान से मार दिया जाएगा। आखिर कब तक मुसलमान सोता रहेगा? योगी के भड़काऊ बयान जिसमें एक को मारेंगे तो 10 मुसलमानों को मारेंगे, इस पे कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन अकबर ओवैसी के 15 मिनट के बयान को हर बार चर्चे में लाया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत भी एक इंडियन सिटीज़न था और आफ्ताब आलम भी एक इंडियन सिटीज़न है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में जितनी दिलचस्पी मीडिया दिखा रहा है उतनी ही दिलचस्पी आफ्ताब आलम में नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया जो डेमोक्रेसी के 4th पिलर है वो मीडिया अब सिर्फ टीआरपी, पैसे और गोदी गवर्नमेंट की तलबे चाटने में पड़ी हुई है। मुसलमानों को जागना हो। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स सिर्फ हेट एजेंडा और प्रोपेगेंडा के साथ चलते हैं और बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। 25% मुसलमान, 75% हिंदू, फिर हिंदू खतरे में कैसे हुआ? ये अनपढ़ पॉलिटिकल लीडर्स को ये भी नहीं पता कि 25% 75% से कम है। अगर किसी को इस मामले में और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो कमेंट में लिंक शेयर कर देना। मैं मेरे चैनल हैदराबादी एंटरटेनमेंट की तरफ से इस मामले पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह आफ्ताब आलम को जन्नत नसीब फरमाए। आमीन।